बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू एमडी कैट पास्ट पेपर सीरीज, जिसमें हमारा टारगेट है कि हमने पूरे पास्ट पेपर जो है सारे प्रोविंसेस के उनको डिस्कस करना है। और आज जब मैंने ये 2022, 2023 और 2024 बलूचिस्तान के पेपर्स को देखा ना, तो बिलीव मी मुझे ये रिग्रेट हुआ है कि मुझे अपनी पास्ट पेपर की जो सीरीज थी ना, वो इन्हीं बलूचिस्तान के पेपर से स्टार्ट करनी चाहिए थी। उसकी रीज़न देखें, ये है कि मैं आपको हमेशा से ये कह रहा हूं कि आपने अगर 10 FLPs को डिस्कस करना है, किसी इदारे की बनी हुई या किसी टीचर की बनी हुई, आपने 100-200 MCQs को डिस्कस करना है ये देखने के लिए, पेपर को समझने के लिए, तो बिलीव मी ये बलूचिस्तान के 3 साल के पेपर्स को डिस्कस करना, इनको देखना, इनको क्रिटिकली एनालाइज करना, ये 500 MCQs के बराबर है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखेंगे ये बड़े ही खूबसूरत पेपर अरेंज किए गए हैं बलूचिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसकी मैं तकरीबन पेपर में हर टॉपिक को टच किया गया, बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए। और बिलीव मी, अगर आप इनको डिस्कस करते हैं तो ना सिर्फ आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है, आप पेपर को समझते हैं, बल्कि आपकी रिवीजन भी एक तरह की बड़े सारे टॉपिक्स की हो जाती है। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए बेटे स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास है MCQ 1। शी इज़ गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश, गुड विद स्पीकिंग इंग्लिश, गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश और वेल एट। अब सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये जो वेल का वर्ड है ना, वेल का वर्ड वैसे तो हमारे पास ये क्या है, एडजेक्टिव नहीं होता, हम इसे किस सूरत में लेते हैं, एडवर्ब की सूरत में लेते हैं वेल को। और अगर हम अगर वेल को एडवर्ब एडजेक्टिव के तौर पर यूज करें भी, तो ये याद रखिएगा, किसी की हेल्थ पूछने के लिए, किसी के वेल बीइंग के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वेल का वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज वेल का वर्ड हमारे पास एडवर्ब होता है, हम एक्शन वर्ब के लिए एडवर्ब के तौर पर यूज करते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास तो डेल्टा ऑप्शन तो वैसे ही सरासर गलत है। अब याद रखिएगा, गुड के साथ इन भी यूज होता है, गुड के साथ विद भी यूज होता है और गुड के साथ एट भी यूज होता है। और ये सिर्फ गुड नहीं है, इसके साथ आपके पास कौन सा वर्ड है, बैड का वर्ड भी है। देखें हमारे पास क्या होता है, जब भी हम किसी स्किल या एबिलिटी की बात करते हैं, जब भी हम किसी स्किल या एबिलिटी की बात करते हैं, 3 सिचुएशंस हमारे पास बनती हैं। जब भी हम किसी स्किल या एबिलिटी की बात करते हैं, तो गुड हो या बैड हो, दोनों के साथ हमने जो प्रेपोजिशन यूज करनी है वो बेटे हमारे पास कौन सी है, एट है। जैसे देखें, शी इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज बैड एट ड्राइविंग। ठीक है, जब भी आपने कोई स्किल या एबिलिटी बतानी है तो आपने याद रखना, आपने उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, एट, गुड और बैड के साथ। और अगर आप कोई सब्जेक्ट या फील्ड में अच्छा या बुरा होने की बात कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट या फील्ड में, ठीक है, स्किल नहीं लिखा हुआ होगा, कोई सब्जेक्ट या फील्ड, जैसे देखिए मैथमेटिक्स है, एग्जाम है या क्लास है, सब्जेक्ट है या फील्ड है, जब आप यहां पर अच्छा या बुरा होने की बात करते हैं तो आप गुड हो या बैड हो, आपने दोनों के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, इनका प्रेपोजिशन यूज करना है। उसके बाद आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी पर्सन के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जब भी आप किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के साथ अच्छा या बुरा होने की बात करते हैं, तो देन हम ये कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, विद यूज करेंगे, गुड के साथ भी, और हम विद यूज करेंगे बैड के साथ भी। जैसे आपके पास सेंटेंसेस क्या चलेंगे, शी इज गुड विद चिल्ड्रन और ही इज बैड विद मनी। अब जरा अगर हम अपने क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखें, अगर हमारे पास सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ होता ना, अगर हमारे पास सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ होता तो विदाउट एनी डाउट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहता, इन रहता, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए, फील्ड के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हमें वर्ड दिया गया है वो हमारे पास इंग्लिश नहीं है, वो बल्कि क्या है, स्पीकिंग इंग्लिश। इसका मतलब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किसके बारे में पूछा जा रहा है, स्किल या एबिलिटी के बारे में। तो स्किल और एबिलिटी के लिए हम गुड और बैड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं बेटे, एट यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली। और इसके बाकी वर्जन्स को भी आपने क्या करना है, बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है।
उसके बाद याद रखिएगा, जिस तरह हमारे पास गुड के साथ वर्ड होते हैं, मैं आपको थोड़े से वर्ड्स और बता रहा हूं, आपने इन वर्ड्स को भी याद रखना है एट के लिए। जैसे देखिए, गुड के साथ एट होता है, बैड के साथ एट होता है, क्लेवर एट होता है, क्विक एट होता है, स्लो एट होता है, स्किल्ड एट होता है, ब्रिलियंट एट होता है और होपलेस एट होता है। ये सारे वर्ड्स याद रखिएगा। इन सारे वर्ड्स के लिए जब आपने किसी स्किल या एबिलिटी की बात करनी है, तो स्किल या एबिलिटी के लिए आपने इनके साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है? एट यूज करना है। क्लेवर एट, क्विक एट, स्लो एट, स्किल्ड एट, उसके बाद ब्रिलियंट एट और होपलेस एट। इन सब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? एट का, जिस तरह गुड के साथ होता है या बैड के साथ होता है। तो हम क्या करते हैं, हम पास्ट पेपर को हमेशा इसी तरह डिस्कस करते हैं कि एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में कमोबेश कोई 15 से 20 तरह के, जो उस तरह के क्वेश्चंस होना, वो हमारी आंखों के सामने से गुजर जाए, उनकी रिवीजन हो जाए, ताकि जब हम अपने 18 क्वेश्चन को डिस्कस करें तो हमें, अगर हर क्वेश्चन के लिए अगर हम 10 एमसीक्यूज के वेरिएंट्स को भी देखते हैं, तो हमारे पास कितने एमसीक्यूज बनने चाहिए? 180 एमसीक्यूज। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि पास्ट पेपर्स के एक साल की डिस्कशन, एक साल के पेपर की डिस्कशन अगर आप करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लें उसको आप 10 के साथ, इतने जो एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करने के बराबर है। उसके बाद बेटे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डू नॉट हैंकर डैश। अब ये याद रखिएगा कि हैंकर का मतलब होता है ख्वाहिश होना, और हैंकर के लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है? हैंकर आफ्टर होता है। अब देखें, दो तरीकाकार होते हैं डिस्कशन के। एक तो यह है कि मैं इस क्वेश्चन को बोलूं कि बेटे हैंकर आफ्टर वर्ल्डली प्लेयर। याद रखिएगा कि आपको वर्ल्डली प्लेयर के पीछे भागना नहीं चाहिए, उनकी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। हैंकर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? आफ्टर आता है। और यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटे? आफ्टर होगा। डेट्स ऑल, फुल स्टॉप, बात खत्म हो गई। लेकिन यह तरीकाकार नहीं होता, मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं। पास्ट पेपर का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने चाहिए। जैसे देखिए, ख्वाहिश होना, उसके बाद किसी चीज़ की चाहत रखना, किसी चीज़ के बारे में कि लॉन्ग करना, ख्वाहिश करना, विश करना, आप उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? आप उसके लिए यर्न यूज़ करते हैं, क्रेव यूज़ करते हैं, लॉन्ग यूज़ करते हैं और एक यूज़ करते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास यहाँ तो एक एक प्रेपोजिशन यूज हो रहा है या दो प्रेपोजिशन यूज हो रहे हैं। जैसे देखें, यर्न फोर का मतलब होता है किसी चीज़ की तड़प होना, किसी चीज़ की ख्वाहिश होना। शी यर्न फॉर हर चाइल्डहुड होम, उसको अपने बचपन के घर की बड़ी ख्वाहिश है, उसके लिए तड़पती है। क्रेव फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की भूख होना। ही क्रेव्स अटेंशन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, लॉन्ग के साथ आपके पास दो प्रेपोजिशन आते हैं, लॉन्ग फॉर होता है और लॉन्ग टू होता है। अगर अब आपके पास इन्फिनिटिव आ जाए तो फिर आपको डेफिनेटली, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो फिर आपको लॉन्ग, आई लॉन्ग टू सी माय फैमिली लिखना है। और अगर आपके पास नाउन आएगा तो फिर नाउन के साथ आपने ज़ाहिरी तौर पर क्या लिखना है? क्लियरली क्या लिखेंगे? फॉर लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखेंगे? टू। जैसे एक के साथ भी यही मामला है कि अगर आपने वर्ब लिखना है तो आपने टू लिखना है, आपने नाउन लिखना है तो क्या लिखना है? फॉर लिखना है। वांट के साथ भी यही है कि अगर आपने वर्ब लिखना है तो टू लिखना है, आपने नाउन लिखना है तो बेटे आपने क्या लिखना है? वांट फॉर लिखना है। इसी तरह ये सारे के सारे वर्ड आप याद रखेंगे, एक्ट टू, एक्ट फॉर, हंगर फॉर, किसी चीज की भूख होना। हंगर आफ्टर और हंगर फॉर बिल्कुल दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। थर्स्ट फॉर, किसी चीज की प्यास होना, किसी चीज की चाहत होना। ऑब्सेस ओवर, किसी चीज को सर पे सवार कर लेना। इसी तरह ऑब्सेस अबाउट, सेम सिनोनिम है। वांट टू ख्वाहिश होना, वांट फॉर चाहत होना। तो ये जितने सारे वर्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, जिस तरह हमारा मेन वर्ड था पेपर में आने वाला हैंकर आफ्टर। ठीक है, हैंकर आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के पीछे भागना, किसी चीज की चाहत होना, किसी चीज की ख्वाहिश होना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपने क्या करना है? अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद है हमारे पास आई थिंक इट इज दे हु इज रॉन्ग। अब हमसे कहा गया है कि सेंटेंस का वो कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। अब देखें, जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था ना, तो प्रोनाउन में मैंने आपको क्या कहा था कि बेटे प्रोनाउन के अनयूजुअल यूजेस जो है ना, इनको जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और अनयूजुअल यूजेस में मैंने आपको जो मेजर अनयूजुअल यूजेस बताए थे उनमें देखें, जैसे मैंने आपसे कहा था जहां पर भी बी फॉर्म आ जाएगी। अब बी फॉर्म मैं आपको बार बार बोलता रहा हूं कि बी फॉर्म याद रखिएगा। बी फॉर्म का मतलब आपके पास क्या होता है? इज, एम, आर। बी फॉर्म का मतलब हमारे पास क्या होता है? वाज और वर। बी फॉर्म
का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है, बीन और बीइंग। जहां कहीं पर भी बी फॉर्म आ जाएगी और बी फॉर्म के बाद आपने प्रोनाउन लिखना है, तो बी फॉर्म के बाद प्रोनाउन कौन सा आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। बी फॉर्म के बाद कौन सा प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे हमारे पास सेंटेंस है दिस वाज, अब वाज क्या है, बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे बी फॉर्म के बाद आपके पास क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे हमारे सेंटेंस में भी है आई थिंक इट इज, और इज के बाद क्या लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। उसके बाद याद रखिएगा अगर आपका सेंटेंस मोनोक्लॉज है तो मोनोक्लॉज की सूरत में आपने बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना, बल्कि बेटे कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे यहां पर तो हमारे पास दो क्लॉजेज है ना, दिस वाज ही हु कॉल्ड यू, तो ये हमारे पास दो क्लॉजेज बनती हैं। लेकिन अगर हमारे पास मोनो क्लॉज होगा ना, एक क्लॉज होगी सेंटेंस में, जैसे इट वाज डैश ऑन द फोन। अब यहां पर भी वाज है, लेकिन हाँ यहां पर हमने वाज के बाद ही नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा है, हिम लिखा। उसकी रीजन क्या है कि यहां पर हमारे पास सेंटेंस मोनोक्लॉज है, और अगर हमारा सेंटेंस मोनोक्लॉज होता है तो हमने सब्जेक्टिव केस की बजाय बेटे क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। और फिर मैंने आपको तीसरा रूल बताया कि टू बी के बाद तो आपने लाजमी तौर पर कौन सा केस लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही मिसअंडरस्टूड मी टू बी, अब जैसे टू बी आया तो टू बी के बाद कभी भी ही नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हिम आएगा। उसके बाद बिफोर जेरेंड, नंबर 4 क्या है, बिफोर जेरेंड। जेरेंड का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एज अ नाउन। उससे पहले हमें कौन सा केस लिखना है, पोजेसिव केस। जैसे सिंगिंग आ गया तो उससे पहले हमने क्या लिखा, हर। और जहां पर भी प्रेपोजिशन आ जाएगी, प्रेपोजिशन के बाद हमें कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हम फोर लिखते हैं और फोर के बाद क्या लिखेंगे, देम। जैसे हम पैसिव वॉइस में बाय लिखते हैं और बाय के बाद हम हमेशा कौन सा केस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। इसके बाद बिटवीन के बाद और लेट के बाद दोनों सूरतों में आपने कौन सा केस यूज करना है बेटे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे बिटवीन यू एंड मी होगा और इसी तरह लेट मी होगा। अब ये आपके पास जो है आपके पास 7 जो है ना ये अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस है जो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, बी फॉर्म अगर मोनोक्लॉज होगा तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आफ्टर टू बी के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जेरेंड से पहले पोजेसिव केस आएगा। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बिटवीन के बाद और लेट के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब यहां पर हमारा जो है इट इज दे, यहां तक तो हमारा सेंटेंस ठीक है, हु तक हमारा सेंटेंस ठीक है। अब ये वाला जो वर्ब है ना ये अग्री करना चाहिए हमारे पास किसके साथ, दे के साथ। ठीक है, आप प्रॉक्सिमिटी रूल के बारे में जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले है। तो इट्स जो आया है ना, इज आया है इट की वजह से, लेकिन यहां पर ये वाला जो इज है हु के बाद ही आना चाहिए दे के साथ। तो यहां पर इज की बजाय हमें कौन सा वर्ड लिखना होगा बेटे, हमें आर लिखना होगा। जैसे नम्स में खास तौर पर एक वर्ड बार बार आता है कि इट इज आई हु इज टू ब्लेम। तो डिफरेंट तरह से ना इसको क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाता है। जैसे देखें नंबर 1 याद रखिएगा ये इज जो है ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये इज रहेगा और पास्ट में है तो वाज रहेगा। उसकी रीजन क्या है, इसका अग्री होना किसके साथ जरूरी है, इट के साथ जरूरी है। उसके बाद आपने यहां पे सब्जेक्टिव केस लिखना है क्योंकि बी फॉर्म के बाद हमारे पास सब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये कभी भी इट इज मी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इट इज आई होगा। उसके बाद ये वाला जो वर्ब है ना, ये वाला वर्ब अग्री करना चाहिए इस सब्जेक्ट के साथ जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले है। तो हम यहां पर इज नहीं लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, एम। तो हमारे पास जो सही सेंटेंस बनेगा ना वो क्या बनेगा, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। तो ये याद रखिएगा यहां पर जिस पार्ट में एरर है वो क्या है, इज की जगह पर हमें क्या लिखना है, आर। और ये जितने भी प्रोनाउंस के आपको मैंने यूजेस बताए हैं इनको अच्छे तरीके से रट लेना है, याद कर लेना है। पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है प्रोनाउंस में से तो इन्हीं में से आता है या रिलेटिव प्रोनाउन में से आता है, और ये बात मैं पहले भी आपको कर चुका हूं। उसके बाद है एमसीक्यू 4। एमसीक्यू 4 में क्या कहता है जी, व्हेन आई ओपनड माय आईज। जब बात पास्ट में हो रही है तो इसका मतलब सेकंड क्लॉज भी किस में चलेगी, पास्ट में। पास्ट में चलेगी तो एम नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता। और अगली बात क्या है कि वाज सीन। अब वाज सीन तब होता जब हमें यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए होता, पैसिव स्ट्रक्चर। आई वाज सीन अ
स्ट्रेंज साइट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई सा आ स्ट्रेंज साइट। यहां पर हमें पैसिव स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, यहां पर हमें एक्टिव स्ट्रक्चर चाहिए, पास्ट चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज किस में है, पास्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा चलेगा, सा चलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जहां पर भी व्हेन आ जाएगा ना, तो व्हेन के साथ तीनों केसेस बनते हैं हमारे पास। एक तो आपने देख लिया कि व्हेन के साथ क्या आएगा, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट के बाद भी क्या लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट लिखा हुआ है। फिर याद रखिएगा आपके पास व्हेन आता है जिसमें सिंपल पास्ट के बाद पास्ट कंटीन्यूअस लिखा हुआ होता है। ये पास्ट कंटीन्यूअस कैसे लिखा हुआ होता है, जैसे हम कहते हैं कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बच्चे अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, जब मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ। अब ये पहले वाली क्लॉज किस में चली गई, पहले वाली क्लॉज चली गई सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद वो कहता है जी कि स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगा, द स्टूडेंट्स वर सोल्विंग। ठीक है, मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, पास्ट कंटीन्यूअस बनेगा, याद रखिएगा। फिर तीसरा स्ट्रक्चर इसका व्हेन के साथ क्या बनता है कि जब मैं व्हेन लिखूंगा उसके साथ सिंपल पास्ट लिखूंगा, तो सेकंड क्लॉज हमारे पास पास्ट परफेक्ट में भी जा सकती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ, तो बच्चे पेपर कर चुके थे, बच्चों ने पेपर कर लिया था, बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो ऐसी सूरत में हम व्हेन के बाद जब लिखेंगे व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड सेंटेंस क्या लिखूंगा, सेकंड क्लॉज क्या लिखूंगा, द स्टूडेंट्स हैड सॉल्व्ड। अब मैं सोल्विंग वर सोल्विंग नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, हैड सोल्व्ड। अब तो याद रखिएगा वर के साथ आपके पास तीन स्ट्रक्चर होते हैं। अगर वर के साथ पास्ट सिंपल पास्ट आता है तो सेकंड क्लॉज सिंपल पास्ट में भी हो सकती है, पास्ट कंटीन्यूअस में भी हो सकती है, और पास्ट परफेक्ट में भी हो सकती है। डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नेबर्स डैश सो लाउडली लास्ट नाइट। अब हम जैसे ही लास्ट नाइट का वर्ड पढ़ते हैं ना, तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि ये बहुत बड़ा कीवर्ड है हमारे पास। कौन से टाइम के लिए, पास्ट के टाइम के लिए। जब पास्ट के टाइम के लिए है तो प्रेजेंट वाली दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाती है हमारे पास। उसके बाद देखें, अब हमारे पास है दो ब्लैंक्स। अगर हम पहले वाले को पास्ट में लेकर के जाएंगे तो सेकंड डेफिनेटली किस में रहना चाहिए, पास्ट में, क्योंकि हम जानते हैं कि पास्ट के बाद क्या आता है, हमेशा पास्ट आता है। अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो प्रेजेंट में रहेगा, अदरवाइज कभी भी पास्ट के बाद फ्यूचर या प्रेजेंट नहीं आता, पास्ट के बाद हमेशा क्या आता है, पास्ट आता है। तो जब हमने किया इसको वर शाउटिंग, ठीक है, तो फिर इसका सेकंड क्लॉज भी किस में रहना चाहिए, पास्ट में। लेकिन अगर फर्ज करें हम इसको बोले ना शाउटेड, तो सेकंड क्लॉज किस में लिखा हुआ है, हैव बीन कीपिंग। अब हैव बीन कीपिंग तो हो नहीं सकता कि अगर फर्स्ट पास्ट में है तो सेकंड पास्ट में होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा चलेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता पूरे का पूरा, आपको कोई एक आधा कीवर्ड मिल जाता है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन ऑप्शंस में से ही सॉल्व हो जाता है, आपको सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद देखिएगा ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर को यहां पे सिंगुलर ट्रीट किया गया है और उसके लिए वर्ब कौन सा लिखा गया है, इज। इसके बाद यहां पर जो वर्ब आना है ना, उस वर्ब का ब्रेड एंड बटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक बेटे किसके साथ है, पुअर के साथ। और याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना होता है, एडजेक्टिव का क्या बनाना होता है, एडजेक्टिव को प्लूरल बनाना होता है। तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आप उसके साथ क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे देखें, रिच का प्लूरल रिचेस नहीं होता, बल्कि रिच का प्लूरल क्या होता है, द रिच। ब्लाइंड का प्लूरल ब्लाइंड्स नहीं होता, बल्कि ब्लाइंड का प्लूरल क्या होता है, द ब्लाइंड्स। यंग का प्लूरल यंग्स नहीं होता, बल्कि यंग का प्लूरल हमारे पास क्या होता है, द यंग होता है। इसी तरह हमारे पास वाइज का प्लूरल क्या होगा, द वाइज। इसी तरह हमारे पास पुअर का प्लूरल क्या होगा, द पुअर। जब भी आपने किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आपने याद रखना है, आपने उससे पहले क्या लिखना होता है, डेफिनेट आर्टिकल। यानी कि अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है रिच, तो मैं रिच को क्या कंसीडर करूंगा, सिंगुलर। लेकिन अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है द रिच, तो मैं द रिच को बेटे क्या कंसीडर करूंगा, प्लूरल कंसीडर करूंगा।
सेम यहां पर जैसे द पुअर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल है, और मुझे इसको क्या कंसीडर करना है, प्लूरल। तो मैं प्लूरल के लिए देखें, अब पहली बात तो ये है कि ब्रेड एंड बटर इज व्हाट द पुअर डैश टुडे। अब हमारे पास टाइम के लिए कीवर्ड कौन सा है, टुडे। टुडे का मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमें प्रेजेंट टाइम चाहिए, तो इसका मतलब नीडेड तो वैसे ही गया, नीडिंग तो कोई टेंस ही नहीं होता, इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। अब प्रॉब्लम था हमें चूज करना था नीड और नीड्स में, तो अगर सिंगुलर होता तो हम क्या चूज करते, नीड्स, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, द पुअर। द पुअर हमारे पास बेटे क्या है, प्लूरल। तो इस प्लूरल के लिए हमें जो करेक्ट ऑप्शन चाहिए होगी वो हमारे पास क्या होगी, नीड, और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। उसके बाद है बेटे हमारे पास करेक्ट द गिवन सेंटेंस, आई लाइक कैट कैट्स आई हेट डॉग। सिंपल सी बात है, जब भी आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करेंगे, मैं आपको ये बात बता बता कर थक गया हूं, जब भी आप कोई दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करेंगे तो तीन तरीकाकार होते हैं आपके पास। या तो आप सेमी कोलन लगा देते हैं, आप पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज आती है, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज आती है, और दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या लगाएंगे, सेमी कोलन। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे, उसके बाद फैन बॉयज में से कोई कंजंक्शन लिखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, फैन बॉयज कंजंक्शन। हम किनको बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। ठीक है, आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से कुछ लिखेंगे और फिर आप क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन यहां पर आपने याद रखना है कि जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को फैन बॉयज के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं तो आपको यहां पर इससे पहले प्रेफरेबली क्या लिखना होता है, कॉमा लिखना होता है। जैसे देखें, अगर आप यहां पर अल्फा ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास कोलोन के साथ दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां पर हमारे पास कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लिखा गया, उसके बाद चार्ली में अपोस्ट्रोफी एस लिख दिया गया है, जो कि यहां पर बिल्कुल भी अननेसेसरली यूज किया गया है। बट लिखा गया है, यहां तक बात ठीक है, लेकिन मेरे मुताबिक ऐसा होना चाहिए था कि बट से पहले क्या होना चाहिए था, कॉमा होना चाहिए था। बट के साथ सेंटेंस क्या है, करेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूं, बट के साथ सेंटेंस क्या है, करेक्ट। लेकिन अगर कॉमा प्लस बट लिखा हुआ हो ना तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट होने के साथ साथ क्या होता, परफेक्ट। एक करेक्शन होती है ना, एक परफेक्शन होती है। तो जो इंग्लिश का ट्रेडिशनल वे है वो यही है कि फैन बॉय से पहले क्या होना चाहिए, कॉमा। और तीसरा आपने याद रखना है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स, और कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले हमें क्या लिखना होता है, सेमीकोलन, और बाद में क्या लिखना होता है, कॉमा। और कंजंक्टिव एडवर्ब आपने याद रखना है, मोर ओवर, देयरफॉर, नॉनदलेस, नेवरदलेस, ये सारे वर्ड जो होते हैं आपके पास ये क्या होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। तो ये तीन जगह होती हैं, तीन तरीकेकार होते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कंबाइन करने के लिए। उनमें से एक यहां पर हमारे पास यूज किया गया डेल्टा में, फैन बॉयज कंजंक्शन यूज की गई, लेकिन प्रेफरेबली फैन बॉय से पहले बेटे क्या होना चाहिए था, कॉमा होना चाहिए था, सॉरी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास MCQ 8, आई विल नॉट टॉलरेट हिज रूडनेस। अब देखें हमारे पास जो वर्ड दिया गया ना वो है पुट अप, और याद रखिएगा टॉलरेट के लिए जो वर्ड होता है ना हमारे पास, वो वर्ड यूज होता है पुट अप विद। ये वर्ड हमारे पास क्या होता है, पुट अप विद। ठीक है, पुट अप विद का मतलब क्या होता है, टॉलरेट। किसी भी बुरे काम को, किसी के इवल एक्ट को खास तौर पर टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, पुट अप विद। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा चलेगा। मैं यहां पर ये चाहता था कि मैं आपको ना फ्रेजल वर्ब्स बता दूं जो कि सारे के सारे यूज होते हैं पुट के साथ। मैंने लिखे भी थे लेकिन बाद में मैंने डिलीट कर दिए। उसकी रीजन क्या, उसकी रीजन यह देखिए, पुट के साथ जो फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं ना वो 12 से 15 है, और इस स्टेज पर जब मैं आपको पुट के साथ वो 12-15 वर्ब्स बताऊंगा ना तो उसका क्या होगा, उसका नेगेटिव इंपैक्ट चला जाएगा आप पे। उसको पढ़ के आपको ऐसा लगेगा, देखिए बच्चों का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू होता है, अगर आप इस स्टेज पर कोई ऐसी चीज पढ़ेंगे ना जो आपको पहले से नहीं आती है। अब ये जो टाइम है ना, ये नई चीजें सीखने का टाइम नहीं है, ये टाइम है पहले वाली चीज, जो चीजें आपने सीखी हुई है उनको पॉलिश करने का। अगर आप इस स्टेज पर कोई ऐसी चीज सीखेंगे जो सिरे से ही आपको नहीं आती तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी नहीं, वो आपका कॉन्फिडेंस कम करेगी, वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी, वो आपको डीमोटिवेट करेगी। तो मैं इसलिए यहां पर पुट के फ्रेजल वर्ब को शामिल नहीं कर रहा, मैंने पुट के फ्रेजल वर्ब को लिख के डिलीट कर दिया। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटे वो कौन सा होगा, बीटा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटे क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस द बाइबल सेज। अब पहली बात देखिएगा, बाइबल सेज, डेफिनेटली हम बाइबल को क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे, लेकिन डेल्टा ऑप्शन में इसको क्या दिया गया है, बाइबल से लिखा गया है, जो कि किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। बाइबल सिंगुलर है तो से के साथ एस का एडिशन होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बचती हैं 3 ऑप्शन, आ पर्सन, दा पर्सन और पर्सन। मैंने आपको कहा, मैंने आपको 3 सेंटेंसेस बताए। मैंने आपको कहा बेटे जिंदगी में आप एक दफा बैठ के ना अगर ये 3 सेंटेंसेस पे गौर कर लेते हैं और इन 3 सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है, तो याद रखें आपकी जिंदगी की ना, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना आर्टिकल की, वो 30 to 50% सोल्व हो जाएगी अगर आप ये 3 सेंटेंसेस को सिर्फ समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 सेंटेंसेस कौन से हैं? पहला सेंटेंस है जी मैन इज मोर्टल, दूसरा सेंटेंस है आई मेट डैश मैन ऑन द रोड, और तीसरा सेंटेंस है डैश मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, आदमी जो वहां पर खड़ा हुआ है वो मेरा अंकल है, इज माई अंकल। मैं यहां पर जल्दी से उसको आगे से कर रहा हूं तो आगे आप सेंटेंस समझ जाइएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, इज माई अंकल। अब देखें यहां पर भी मैन लिखा हुआ है, यहां पर भी मैन लिखा हुआ है, यहां पर भी मैन लिखा हुआ है। हम किसी भी कॉमन नाउन के साथ जब आर्टिकल की बात करते हैं ना तो 3 तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं। नंबर 1 हम उसको ट्रीट करते हैं यूनिवर्सली। यूनिवर्सली या कॉमनली ट्रीट करने, यूनिवर्सली ट्रीट करने का मतलब क्या होता है कि ये बात किसी खास एक बंदे के लिए नहीं है बल्कि ये पूरी रेस के बारे में है, ये सारे के सारे ह्यूमंस के बारे में, ये पूरी ब्रीड के बारे में है। तो ऐसी सूरत में हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। मैन इज मोर्टल से पहले आपने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। आई मेट डैश मैन, यहां पर ये मैन जो है ये 3 कंडीशंस को पूरा करेगा। हम जर्नली बात कर रहे हैं, हम कॉमनली बात कर रहे हैं, और जब हम जर्नली या कॉमनली बात करेंगे और वो कॉमन होने के साथ साथ काउंटेबल होने के साथ साथ सिंगुलर होगा तो हमने लाजमी तौर पर उसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जैसे इस सेंटेंस को हम मुकम्मल कैसे करेंगे, आई मेट डैश मैन ऑन द रोड, तो यहां पर मैं लिखूंगा आई मेट आ मैन ऑन द रोड। उसके बाद नंबर 3 जब हम उसे क्या करेंगे बेटे, स्पेसिफाई करेंगे, और स्पेसिफाई करने के लिए जैसे हम बोल रहे हैं डैश मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, अब हम चूंकि खास पर्सन की बात कर रहे हैं जो वहां पर खड़ा हुआ। रिलेटिव प्रोनाउन याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज ही कब करते हैं, जब हम किसी खास पर्सन को पॉइंट आउट, किसी खास ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, द मैन आएगा। अब एक बात को समझ लें, अगर कोई बच्चा आता है और मुझे कहता है कि सर टेबल के साथ आर्टिकल आएगा, पेन के साथ आर्टिकल आएगा, चेयर के साथ आर्टिकल आएगा, तो ये इंतहाई इररेलेवेंट और बेवकूफ वाला सवाल होगा। उसकी रीजन क्या है कि मैं जब भी किसी कॉमन नाउन को पढ़ूंगा तो मैं पहले ये देखूंगा कि मैं उसको यूनिवर्सली बात कर रहा हूं, मैं कॉमनली बात कर रहा हूं, या मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं। जैसे इस तो ये बात बेटे हम याद रखेंगे कि जब भी हमने किसी कॉमन नाउन को यूनिवर्सली देखना है तो हमने उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। अगर हम उसे कॉमनली देखेंगे तो हम उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, और स्पेसिफाई करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। अब यहां पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जी, हमारे पास यहाँ पे आ पर्सन, दा पर्सन और पर्सन, ठीक है। अब देखें यहां पर पहली बात तो तय होगी कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम यहां पर दा पर्सन वाली तो बात ही खत्म हो गई। देखें हुआ यह है कि क्वेश्चन को बनाने के लिए ना मैन के वर्ड को रिप्लेस किया गया है पर्सन के साथ। अगर इस क्वेश्चन में मैन का वर्ड होता ना तो हमारे लिए इसको जस्टिफाई करना आसान होता, बस मैन के वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, पर्सन के साथ। लेकिन हमारा रूल वैसे ही रहेगा, अगर हम पूरी नस्ल इंसानी की बात करना चाहते हैं ना, पूरी ह्यूमन रेस की बात करना चाहते हैं, जैसा हम समझते हैं कि यार बाइबल एक यूनिवर्सल बुक है और ये बात पूरी ह्यूमन रेस के बारे में है, तो इसका क्या मतलब है कि हम पूरी जब ह्यूमन रेस की बात कर रहे हैं तो हम आ पर्सन का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, पर्सन। सेंटेंस हमारे पास कैसे चलेगा, द बाइबल सेज
पर्सन कम फ्रॉम द अर्थ एंड हैज टू गो बैक टू द अर्थ। अमूमन ऐसा होना चाहिए था कि सेज के बाद डेट आ जाता तो बात ज्यादा क्लियर हो जाती। तो यहां पर याद रखिएगा पर्सन को आपने मैन कंसीडर करना और रूल याद रखना है कि हम इसे यूनिवर्सल बात कर रहे हैं, हम पूरी नस्ल इंसानी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसके साथ कोई भी आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास आई डैश विद माई पेरेंट्स। तो जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिनको पूरा भी पढ़ने या समझने की आपको जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक कीवर्ड आप निकालते हैं और आपको आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता है। जैसे देखिए यहां पर हमारा सब्जेक्ट है आई, अब लीव्स आई के साथ नहीं आ सकता, इज आई के साथ नहीं आ सकता, और अगली बात क्या है कि शेल के साथ लिविंग कोई टेंस ही नहीं बनता, इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा, बीटा। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जिसमें से एक वर्ड आपको चीख चीख के कह रहा होता कि मुझ पर गौर करो, मुझ पे कंसंट्रेट करो, आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आई की वजह से हमें जो करेक्ट ऑप्शन मिलता है वो हमारे पास क्या है, एम लिविंग। उसके बाद है बेटे हमारे पास इट इज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन ऑल ऑफ अस। अभी जैसे हम बात कर रहे थे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को अगर कंबाइन करना है तो तीन तरीकेकार याद रखेंगे, सेमीकोलन आएगा, कॉमा के साथ फैन बॉयज आएंगी, फैन बॉयज वाली कंजंक्शन आएंगी, या तीसरा तरीकाकार आपके पास क्या होगा कि सेमीकोलन के बाद कंजंक्टिव एडवर्ब आएगा, और कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद क्या आना चाहिए, कोमा। ये बार बार बातें रिपीट हो रही हैं, तो यहां पर भी चूंकि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो हम विदाउट पंक्चुएशन मार्क, विद क्वेश्चन मार्क या कॉमा के साथ उसको कंबाइन नहीं कर सकते। तो यहां पर दो को कंबाइन करने के लिए हमारे पास क्या यूज होगा, सेमीकोलन, और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास वट एवर शी वांट्स टू डू। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वट एवर शी वांट्स। अब बहुत सारे हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे हमारे पास नो बॉडी है, नो वन है, सम बॉडी है, सम वन है, इसी तरह वट एवर भी एक तरह का हमारे पास क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और वट एवर शी वांट्स को हमने क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर। तो जब हमने इसको सिंगुलर कंसीडर करना है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। उसके बाद है हमारे पास द डिजाइनर विंडो ट्रीटमेंट्स इन हर हाउस इंस्टॉल्ड 17 years ago। हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है, 17 years ago। मतलब ये काम कब हुआ है, बहुत अरसा पहले हुआ है। वर आउटमोडेड। अब आउटमोडेड का हमें क्या कहा गया है कि इसका सिनोनिम कौन सा, और जब 17 साल पहले की बात हो रही है तो आउटमोडेड की जब बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये अननेसेसरी नहीं है, पॉइंटलेस नहीं है, वर्थलेस नहीं है, बल्कि क्या है, आउट ऑफ डेट है, बहुत पुराना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव याद रखिएगा, इंक्लूसिव का मतलब होता है इन डिटेल, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। जब आप इन डिटेल और इंक्लूडिंग एवरीथिंग की बात करते हैं तो आपने याद रखना है आपका करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव हम किसको बोलते हैं, कंप्रीहेंसिव हम बोलते हैं फुल को, कंप्रीहेंसिव हम बोलते हैं इन डिटेल, कंप्रीहेंसिव हम बोलते हैं इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग हमें देखने हैं, एंड्रोमेडा। और एंड्रोमेडा याद रखिएगा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन से हैं, डेल्टा। एंड्रोमेडा एक सम सॉर्ट ऑफ ट्री को हम बोलते हैं, या जब हम ग्रीक मेथोडोलॉजी में जाते हैं, मिथ्स में जाते हैं, तो इज द नेम ऑफ गॉड। जैसे आप जानते हैं ना, पैगन्स लोग होते हैं, और पैगन्स हम किसे बोलते हैं, जो एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हैं, जैसे ग्रीक लोग हैं या जैसे हिंदू लोग हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हैं। हम तो मोनोथीस्ट है ना, मोनोथीस्ट का मतलब क्या होता है कि हम एक खुदा को मानते हैं, ठीक है, वननेस ऑफ अल्लाह। और जब ये ग्रीक और हिंदू होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हैं, और जो ग्रीक के खुदा हैं उनमें से कोई एक गॉड है, नेम ऑफ गॉड जो उनका है, उसके लिए वो कौन सा नाम यूज करते हैं, शायद गॉड ऑफ लाइट को बोलते हैं एंड्रोमेडा, या गॉड ऑफ लाइफ को, जिसको भी बोलते हैं। बहरहाल करेक्ट स्पेलिंग आपके पास कौन से होते हैं, डेल्टा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेलेडी इज डैश नॉट एनर्जेटिक। अब नॉट एनर्जेटिक का मतलब क्या है कि यहां पर जो हमें वर्ड चाहिए वो इसका क्या होना चाहिए, वो इसका एंटोनिम होना चाहिए। मतलब एक चीज जो एनर्जेटिक नहीं है तो वो इसका क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। और आप याद रखेंगे
प्लेंटिव का मतलब हमारे पास क्या होता है, सैड। प्लेंटिव का मतलब हमारे पास क्या होता है, मेलनकली। ठीक है, हम इसके लिए मेलनकली और सैड का वर्ड यूज करते हैं। बैफलिंग और परप्लेक्स एक दूसरे का सिनोनिम है और इनका मतलब हमारे पास क्या होता है, कंफ्यूजिंग। ठीक है, कंफ्यूजन को, डिस्टर्बिंग को हम बोलते हैं, ब्लिसफुल हम बोलते हैं, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स को हम बोलते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, अल्फा। द मेलेडी इज प्लेंटिव नॉट एनर्जेटिक लाइक द हिम्स इन चर्च। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये फिर हमारे साथ क्या कर रहा है, शरारत। मैंने जैसे आपको कहा था इसे दौरा पड़ता है हमारे ये सिस्टम को, ये हमारे साथ क्या करता है, शरारतें करता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम भी इसके साथ शरारतें कर रहे हैं, बात तो हमने भी आना नहीं है। तो चूज करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पैट्रियार्कल। और पैट्रियार्कल का याद रखिएगा, पैट्रियार्कल का मतलब हमारे पास क्या होता है कि मैन कंट्रोल। ठीक है, और पैट्रियार्कल के करेक्ट स्पेलिंग आपके पास कौन सा है बेटे, चार्ली। मैन कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, मैन कंट्रोल्ड को, या जिसको हम बोलते हैं ना मेल डोमिनेंट। ठीक है, मेल डोमिनेंट, मेल कंट्रोल्ड, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डोमिनेंट। डोमिनेंट, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पैट्रियार्कल। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास असाइलम। असाइलम का हमने क्या बताना है बेटे, एंटोनिम, सिक्योरिटी, रेफ्यूज और प्रोटेक्शन। ये तीनों वर्ड्स याद रखिएगा, ये तीनों वर्ड्स सिनोनिम होते हैं किसका, असाइलम का। असाइलम हम किसको बोलते हैं, असाइलम हम पनाह को बोलते हैं, सिक्योरिटी को बोलते हैं, किसी जगह पर छुपने को बोलते हैं, प्रोटेक्शन लेने को बोलते हैं। और इसका एंटोनिम हमारे पास डेफिनेटली फिर क्या बनेगा, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का, रिफ्यूज का एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, डेंजर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, चार्ली। ये है बेटे आपके पास बलोचिस्तान का पेपर 2022। और बिलीव मी, एक साल के पेपर को डिस्कस करके आपको ऐसा लगता है कि आपने शायद कोई 100-200 एमसीक्यूज को सोल्व कर लिया। इसी के साथ आज तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना है, ढेर सारी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।